बार फिर से आप सभी की स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत आफत की बारिश की कुछ तस्वीरों के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। खंडवा की अगर बात की जाए तो यहां पर नदी नाले उफान पर है और इसके कारण शहर की निचली बस्तियों में जल भराव के हालात बने हुए हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। बुरहानपुर में भी कुछ ऐसे ही हालात है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, पानी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी के किनारे से लगी बस्तियों में पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं लोगों को आश्रय देने के लिए प्रशासन ने शेल्टर होम बनाए हैं। हरदा की बात करें तो तवा डैम के गेट खुलने के बाद से नर्मदा तटीय क्षेत्र के 27 गांव में अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए होमगार्ड और पुलिस बल भी तैनात है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग के शिवनाथ नदी में रात कार डूब गई और इसके कारण एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में रेस्क्यू अभियान चला रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से पता कर रही है कि नदी में किस तरह ये गाड़ी डूबी, उसमें कितने लोग सवार थे, घटना के पीछे स्पष्ट कारण क्या है। इधर राजम के पर्यटन स्थल जतमई धाम में हादसा हो गया, जहां मंदिर के कुंड में 15 साल की युवक ने छलांग लगा दी, जिसके बाद युवक झरने के नीचे बने गहरे पानी के कुंड में गिर गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं निकला। इसके बाद पुलिस विभाग के स्पेशल गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। युवक का शव कुंड के अंदर पत्थर में फंसा हुआ था। इधर भानु प्रतापपुर में बारिश में भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोरोना का टीका लगा रही है। बारिश में नालों को पार कर पहुंची टीम ने बासकुंड के लगभग 70 से ज्यादा ग्रामीणों को प्रिकॉशन डोज लगाया। वहीं पेंड्रा से अमरकंटक जाने के चारों रास्ते में सुबह से घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर भी दिखाई दिया। करीब 25 किलोमीटर के पहाड़ी क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा, जिसका लुत्फ सैलानियों और श्रद्धालुओं ने उठाया। चलिए वेदर अपडेट के बाद बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई है और बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में आग किस कारण लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। गौतम नगर थाना क्षेत्र के नारियल खेड़ा चौराहे का ये मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण रही होगी। कपड़े की दुकान में आग लगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपड़े में जैसे ही आग लगती है, देखते ही देखते वो विकराल रूप ले लेती है और इस कारण ये जो आग है देखते देखते इसने भी विकराल रूप ले लिया और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, कल भोपाल में देर रात भीषण आग का ये मामला सामने आया है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ये हादसा कैसे हुआ, क्या ये स्पष्ट हो पाया है और कितने का नुकसान अभी अनुमान जताया जा रहा है कि हो गया? देखिए, भोपाल का नारियल खेड़ा इलाका है जहां पर एक कपड़े के दुकान में आग लगी है और इस आग के चलते जो है पूरी दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। देर रात की ये घटना है। घटना के बाद जो है इलाके में जो लोग हैं वो इस बात को लेकर कयास लगा रहे हैं कि आखिर आग जो है शॉर्ट सर्किट से लगी या फिर किसी ने लगाई है आग। इसको लेकर अभी कारण स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो दुकान का मालिक है उसने भी पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी है। लेकिन गौतम नगर थाना पुलिस जो है उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच शुरू कर दी है और जांच इस आधार पर की जा रही है कि आखिर आग लगने के कारण क्या है, या फिर आग किसी और व्यक्ति ने लगाई है या फिर आग शॉर्ट सर्किट से लगी। इन कारणों पर पुलिस जांच कर रही है। भोपाल का नारियल खेड़ा इलाका है जहां पर ये घटना घटी है देर रात।
ठीक है विवेक, आप भी नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। देखते हैं कि आखिर ये आग किस कारण लगी है, कब तक इसका खुलासा हो पाता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी दूसरी खबरों के लिए आपकी तरफ रुख करेंगे। चलिए बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं भोपाल की ही। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में उस समय दहशत का माहौल बन गया जब एक शख्स ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। दरअसल पति और 2 बच्चों को छोड़कर पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब पति को इस बात की भनक लगी तो वो उसकी तलाश में विदिशा से भोपाल जा पहुंचा। पत्नी अरुणाबाई विदिशा के शमशाबाद घाट पीपल की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक पत्नी अरुणाबाई 1 महीने पहले अपने प्रेमी राजेंद्र मालवीय के साथ फरार हो गई। पति सुनील मालवीय उसका पीछा करते हुए भोपाल पहुंचा और हत्या करने की ठानी। 3 दिन से सुनील दोनों को ढूंढते हुए सेमरा अशोका गार्डन पहुंचा। यहां रात करीब 10 बजे दोनों को घेर लिया और पहले पत्नी की सरे रहा चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी के प्रेमी राजेंद्र मालवीय को भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद वो फरार होता। इससे पहले मौके पर जमा भीड़ ने सुनील मालवीय को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। करीब 1 महीने पहले ये सुनील मालवीय को छोड़ के राजेंद्र मालवीय नाम के लड़के के साथ ये भोपाल आकर रहने लगी थी। कैलाश नगर सेमरा में जाकर इंतजार किया। जैसे ही वो लोग आए तो उन दोनों के ऊपर चाकुओं से हमला करके उनकी हत्या कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, एक बार फिर से डबल मर्डर से राजधानी भोपाल दहल गई है। हालांकि जो आरोपी है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया तुरंत, लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब बिल्कुल भी किसी के भी मन में पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि सरेरा इस तरह से कत्ल की वारदात को अंजाम देना सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है और ऐसे में वारदातें अपराध जो है वो रुकने के बजाय और ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बड़ी घटना हुई है भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के सेमरा के कैलाश नगर में, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद भागने की कोशिश की, लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसको दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला जो है अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ है। पत्नी अपने प्रेमी के साथ भोपाल के सेमरा के कैलाश नगर में पिछले 1 महीने से रह रही थी। वो अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर शमशाबाद क्षेत्र जो विदिशा जिले में आता है वहां से भागकर जो है भोपाल पहुंची थी और यहाँ पर करीब 1 महीने से अपने प्रेमी के साथ सतीश मालवीय के साथ भोपाल में रह रही थी। मृतका का नाम जो है अरुणाबाई है और मृतक प्रेमी का नाम जो है वो सतीश मालवीय है और जो अपराधी है पति उसका नाम जो है राजेंद्र मालवीय है। तीनों जो है लव ट्रायंगल का ये मामला है और पुलिस इस मामले में हालांकि अब जो है ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन क्योंकि पूरी कहानी जो है वो मर्डर के समय ही स्पष्ट हो चुकी है और ऐसी स्थिति में पुलिस ने जो आरोपी है उस पर जो है धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और हिरासत में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं वो भी उस वक्त जब पूरा जो शहर है वो वहाँ चहल पहल रहती है और जो अशोका गार्डन का सेमरा इलाका है ये काफ़ी कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ पर जो है बड़ी जनसंख्या जो है वो बड़े ज़्यादा घनत्व और ऐसे में लोगों के बीच इस तरह की हत्या और जो हत्यारा है वो लगातार 3 दिन से रेकी कर रहा था इस स्थान की और रेकी करने के बाद उसने जो है दोनों को मौत के घाट उतारा, अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को। तो ये वाकई जो है सवाल खड़े कर रहा है कि राजधानी में कानून व्यवस्था के क्या हाल है। बिल्कुल, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए विवेक। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट की। चिंता की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 465 नए मरीज मिले हैं। एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। 13,002 टेस्ट में 465 नए केसेस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,834 हो चुकी है। आपको बता दें प्रदेश में कल 372 मरीज डिस्चार्ज हुए थे। दुर्ग में सबसे ज्यादा 81 नए केसेस, रायपुर में 77, राजनांदगांव में 45, जांजगीर में 36 नए केसेस सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साथ लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये आंकड़ा 100, फिर 200, फिर 300, अब 400 के भी पार हो गया है। प्रशासन और सरकार की तरफ से कब तक गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता है और फिर ये खतरनाक रूप ले लेता है।
देखिए, कोरोना संक्रमण की गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई है, लेकिन लोगों को एहतियात समझना होगा, बरतना होगा। विशेषकर यदि कॉमन गाइडलाइंस की बात की जाए तो वो तो अभी विड्रॉ नहीं की गई है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की, फेस मास्क की, हैंड सैनिटाइजर्स की, ये गाइडलाइंस अभी विड्रॉ नहीं की गई। लेकिन चूंकि मामले कम हो गए थे, इसलिए लोगों ने ही इसे गंभीरता से लेना बंद कर दिया था और यही नतीजा है कि अब वापस एक बार जैसे ही सर्दी खांसी का सीजन मौसम आया है तो ये कोरोना के संक्रमण एक्टिव होने लगे हैं और फिर से ये लोगों में दिखने लगे हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे 100, 200, 300, 400 करते करते अभी 450 क्रॉस कर गया है। 1-2 दिन बाद हो सकता है ये 500 भी क्रॉस कर जाए। और एक्टिव केसेस की बात कर लें तो एक्टिव केसेस के जो फिगर है वो डरा रहे हैं। 2800 के करीब एक्टिव केसेस हो गए, मतलब मान के चलिए कि 3000 एक लमसम एवरेज टोटल निकाला जाए तो लगभग 3000 कोरोना के संक्रमित मरीज इस समय छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा फिगर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन होने में समय नहीं लगता। इसको स्पीड इतनी रहती है संक्रमण के फैलने की कि यदि बढ़ने लगेगा तो एकाएक इतना बढ़ जाएगा कि स्थिति संभालना मुश्किल हो सकती है। तो लोगों को ज्यादा करना चाहिए। साथ ही जो गाइडलाइंस जो कॉमन जारी की हुई गई है, मास्क उपयोग करना है, सैनिटाइजर उपयोग करना है। यदि आप भीड़ के इलाके में जा रहे हो तो मास्क को अनिवार्य रूप से फॉलो करो। साथ ही साथ जो बूस्टर डोज भी अब लगना शुरू हो गया है तो उसके लिए भी आगे आए, बढ़ चढ़कर। जिस प्रकार से पहला और दूसरा प्रिकॉशन डोज लोगों ने लिया था, लोगों को चाहिए कि बूस्टर डोज भी ज्यादा से ज्यादा लोग लगवाएं ताकि संक्रमण के जो गति है उसको कम किया जा सके, उसके असर को कम किया जा सके। बिल्कुल स्टार, सरकार और प्रशासन के साथ यहाँ पर जनता की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो भी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में IBC 24 आपसे यही अपील करता है कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो कोरोना की जितने भी गाइडलाइन है, जो भी प्रोटोकॉल है, उसका पालन करें। और जैसे कि हमारे सहयोगी स्टार बता रहे थे कि बूस्टर डोज अनिवार्य तौर पर आप जरूर लगवा लें, क्योंकि अभी बूस्टर डोज 75 दिनों तक आपको फ्री में लग रहा है। चलिए बढ़ते आगे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 190 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। भोपाल में 30, इंदौर में 75 नए केसेस मिले हैं, जबलपुर में 32 नए मरीज मिले हैं, वहीं खंडवा में 19, ग्वालियर में 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब एक्टिव केसेस बढ़कर 1207 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर बढ़कर अब 2.5% हो गई है। बीते 24 घंटे में 76,603 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से इंदौर में सबसे ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 1200 के पार हो गई है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बलौदा के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप है। अब तक डायरिया के 38 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डायरिया अब तक 7 वार्ड तक फैल चुका है। लोगों को खान पान में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और फिलहाल स्वास्थ्य अमला सभी मरीजों पर निगरानी रखे हुए है। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून आने के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बलौदा के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप है। अब तक डायरिया के 38 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सुई लगाई थी, दवाई भी दी थी, उसके बाद रात भर में मतलब आराम हो गया। हफ्ते से दर्द था, ठीक हो गए कुछ दिन, फिर वही गड़बड़ आ गया। इसके पहले 15 दिन पहले भी हुआ था। डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्रमांक 3, 7, 8 और 10 में डायरिया के प्रकोप की शुरुआत हुई। अब 4 वार्डों से बढ़कर डायरिया 7 वार्डों में फैल गया है। वार्ड क्रमांक 6, 9 और 11 में भी डायरिया का प्रकोप है। टेबलेट पूरा बांटा गया, पूरे हर घर में पूरे टेबलेट भी डाल के पीना है और जितने भी प्रभावित हमारे मरीज हैं उनको पूरा पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन प्रदान की है। संक्रमण फैलने के बाद से सभी मरीज स्वास्थ्य अमले की निगरानी में। और अब बात एक सुखद खबर की। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। SCCR ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इन ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जिन ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया है उनमें अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। ट्रेनों के फिर से शुरू होने से अंबिकापुर, चिरमिरी, अनूपपुर और शहडोल रूट के रेल यात्रियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेल यात्रियों को राहत मिली है। आपको बता दें SCCR ने लंबे समय से बंद पड़ी 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेनों को फिर से शुरू कर दिया है। 25 और 26 जुलाई से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ट्रेनों की सुविधा फिर से मिलने लगेगी। जो ट्रेनों को शुरू किया गया है उनमें अंबिकापुर शहडोल और अंबिकापुर एक्सप्रेस, चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है।
चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। स्टंट करने वाले नाबालिग का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो कमल विहार इलाके का है। ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग को तलाश कर उसका चालान काटा। करीब 4500 रुपए उसे वसूले गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह वीडियो आया था। वीडियो मिलने के बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कमल विहार इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा था, जो तेजी से वायरल भी हुआ था। आप देख सकते हैं किस तरह से जान जोखिम में डाल करके नाबालिग सड़कों पर गाड़ी लहराते हुए नजर आ रहा है। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें, किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि आसपास जो दूसरे लोग जा रहे हैं उनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि लाइव वीडियो है रायपुर के ही कमल विहार इलाके का। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर यह वीडियो मिला था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, चालान काटा है 4500 रुपए का। इससे पहले भी रायपुर के कई इलाकों में कुछ इसी तरह के वीडियो वायरल हुए हैं। आपको याद होगा ABC 24 ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया था और कई बार सवाल भी खड़े किए गए कि जब पुलिस कहती है कि हर जगह हमारी पैनी नजर है तो उसके बाद भी इस तरह किस तरह, मतलब जो इस तरह के नाबालिग होते हैं इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। आप देखिए किस तरह से जान जोखिम में डाल करके सड़क पर लहराते हुए ये बाइक चला रहा है। धार खरगोन की सीमा पर स्थित खलघाट से कल एक बेहद दुखद खबर आई। यात्री बस नर्मदा नदी में गिरने से 13 यात्रियों की मौत हो गई। मुआवजे के ऐलान के साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। महाराष्ट्र डिपो की ये बस इंदौर से रवाना होकर पुणे जा रही थी। इसी दौरान धार के खलघाट में ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा और रेलिंग तोड़ते हुए बस उफनती हुई नर्मदा नदी में जा समाई। हादसे के बाद रेस्क्यू कर सभी 13 शव निकाल लिए गए हैं। दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजन को 10-10 लाख रुपए और MP सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा हुआ है। हालांकि परिवहन विभाग जांच की बात कह रहा है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। सब कुछ नियम से तय था। ये घटना क्यों घटी है इस पे हम अब देख रहे हैं। हादसे में मरने वालों में 7 लोग महाराष्ट्र के, 4 लोग और राजस्थान के रहने वाले थे। वहीं एक मृतक MP का रहने वाला था। गाय का गोबर खरीदकर पूरे देश और दुनिया में अपना डंका बजवाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार अब गाय का मूत्र भी खरीदने जा रही है। 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक त्योहार हरेली है और इसी दिन से 4 रुपए प्रति लीटर में गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां भूपेश बघेल सरकार गोमूत्र खरीदने जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के बाद सरकार की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना होगी। सरकार ने गौमूत्र खरीदने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। योजना को भूपेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय जन त्योहार हरेली के दिन 28 जुलाई को गौमूत्र की खरीदी की योजना शुरू होगी। सरकार 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी। आपको बता दें कि सरकार ने गौमूत्र खरीदने के फैसले के बाद एक कमेटी बनाकर रिसर्च किया और ये फैसला लिया है। गौठानों से गौमूत्र की खरीदी होगी और इसका इस्तेमाल जैविक कीटनाशक तैयार करने में होगा, जिससे ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए पशुपालक घरों या गौठानों में मवेशियों को बांध कर रखेंगे। गोबर की तरह गौमूत्र की खरीदी से किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने बीते शनिवार को पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद कल पहली बार उन्होंने मीडिया से बात की। आज दुआ सलाम हुई। अभी मैं वोट डाल के आ रहा था, वो वोट डालने जा रहे थे। महाराज साहब सलाम, भूपेश भाई सलाम। आज हम लोगों ने वहाँ मुलाकात की। उनका फ़ोन कॉल डिटेल में मेरे नहीं आया, कई फ़ोन आए इस दरमियान। तो हो सकता है कि किसी कारण से उनका फ़ोन लगा हो, कंपनी में कहीं स्लिप हुआ हो, कोई तकनीकी कारण हो, कॉल डिटेल नहीं आ पाया हो। वरना पत्र लिखने के 2 दिन पहले भी मैंने उनसे बात की थी। फ़ोन उनका उठा था और मैंने अपनी बात कुछ रखी थी विभाग के संदर्भ में। और दूसरे दिन पत्र लिखने के पहले मैंने प्रयास किया था, 3-4 बार फ़ोन किया था, फ़ोन उठ नहीं पाया था। अमूमन मीटिंग रहती है, कोई सामाजिक कार्य रहते हैं,
तो तत्काल फ़ोन नहीं भी उठता है, पर कॉल बैक आता है। तो वो कॉल बैक उस दरमियान नहीं आ पाया था। पुनिया जी से भी मैंने फ़ोन लगाया था, बात करने की 3-4 बार कोशिश की थी, लेकिन पीसीसी की बैठक थी उस दिन, उसमें वो व्यस्त रहे होंगे। उनने कहा भी कि सॉरी मैं उठा नहीं पाया फ़ोन। मैंने कहा सर ये ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति है। मैंने एक पत्र लिखा है। तो उन्होंने कहा क्या है, क्या बात है। मैंने विस्तार से उनको अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा। फिर उनका फ़ोन आया था कि मुख्यमंत्री जी का कॉल शायद आएगा, आप बात जरूर कर लेंगे। मैं कहा नहीं सर, अवश्य करेंगे। कॉल आया नहीं था। अनुभवी हैं उन लोग भी, कुछ नए भी विधायक हैं, लेकिन काफ़ी लंबा उनका कार्यकाल रहा है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।